गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मार्केंसिया को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसकी आवास और वितरण यानी कि हैबिटेट के बारे में देख लिया था, किस प्रकार का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। अब हम देखेंगे इसकी बाह्य आकार की किस प्रकार की होती है, थैलस की। तो थैलस की जो बाह्य आकार की है वो गहरी हरी चपटी और श्यान पृष्ठाधारी और द्विभाजी रूप से शाखित होती हैं। किस प्रकार की होती हैं देख लेते हैं, डायग्राम से हम इसको समझेंगे। इस प्रकार का इसके अंदर पैटर्न पाया जाता है इसकी बाह्य संरचना का, ठीक है। अब ये है, इसमें राइजोइड्स दिखाई दे रहा होगा सबको। ये इसके राइजोइड्स हैं, ये बाह्य आकार की देख रहे हैं हम, ठीक है। ये राइजोइड्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर गेमा कप पाए जाते हैं। पहले हम इसको ठीक है, गैमा कप कहाँ होंगे, तो गैमा कप जो है ये हो गया, ये गैमा कप है, ठीक है। ये गैमा कप है। क्लियर। गैमा कप के साथ साथ इसके अंदर एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर दोनों बनते हैं। तो देखिए, आर्कीगोनियोफोर का थैलस एक तरह का अलग थैलस है, नर थैलस अलग है, स्त्री थैलस अलग है। एक जाति की अगर हम पार्टिकुलर बात करें तो हम देख लेते हैं पॉलीमोर्फा में, मार्केंसिया पॉलीमोर्फा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये एंथ्रीडियोफोर वाला है, ये वाला। इसी तरह का एक और होगा जिसमें आर्कीगोनियोफोर होगा उसकी जगह, ठीक है। तो हम पहले एंथ्रीडियोफोर वाला बनाते हैं। ये एंथ्रीडियोफोर है, ठीक है। ये एंथ्रीडियोफोर। इस प्रकार से आप देखेंगे। तो अब इसमें कौन कौन से भाग हो गए, एंथ्रीडियोफोर यानी पूंधानी धर, ये वो संरचना है जिसके ऊपर पूंधानियों का विकास होता है। ये है गैमी, ठीक है, या जिसको हम गैमा कप कहते हैं, गैमा कप ये वाली है। नीचे आ जाती हैं राइजोइड्स, ये राइजोइड्स हैं। और इसके साथ साथ इसमें शिराएं पाई जाती हैं। तो चपटा, इसका थैलस चपटा होता है इस प्रकार से, जैसे मेरे हाथ की हथेली आप देख रहे हैं, और इस पर ये जैसे जो खड़ा आप देख रहे हैं ना, ये मार्कर, ये मान लो इसकी एंथ्रीडियोफोर है। इस प्रकार का थैलस होता है ये। इसी तरह का थैलस स्त्री थैलस होता है, यानी फीमेल जो थैलस होगा वो ठीक ऐसा ही होगा, बस उसमें एंथ्रीडियोफोर की जगह क्या होता है, वहाँ आर्कीगोनियोफोर होती है। आर्कीगोनियोफोर इससे थोड़ी सी अलग होती है, यानी आर्कीगोनियम इस प्रकार की बनती है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्कीगोनियम है, ठीक है। इस प्रकार से ये आर्कीगोनियम है। तो अब ये हो जाएगा फीमेल थैलस, ठीक है, आर्कीगोनियोफोर। यानी फीमेल पर तो क्या बनेगा, आर्कीगोनियोफोर, और मेल पर बनेगा एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर में एंथीडियम यानी पूंधानियों का विकास होगा, और आर्कीगोनियोफोर में आर्कीगोनियम का विकास होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये इसकी कौन सी सतह है, ऊपर वाली जो है इसकी, ये इसकी डोर्सल सरफेस है। कौन सी सरफेस है इसकी, डोर्सल सरफेस। और नीचे जो सरफेस है इसके ठीक नीचे की जो ये तो ऊपर वाली तो हो गई डोर्सल सरफेस, और नीचे वाली यानी ये वाली जो है ये इसकी कहलाती है वेंट्रल सरफेस। राइजोइड्स वेंट्रल सरफेस पर होते हैं, और वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स के साथ साथ सल्कें भी पाई जाती हैं, सल्क भी इनके अंदर पाई जाती हैं। जो पॉलीमोर्फा है उसको छोड़ दिया जाए तो मध्य सिरा के दोनों ओर सल्कों की दो दो पंक्तियां पाई जाती हैं, यानी इधर और इधर। ये मध्य सिरा है, मान लो ये
डाइकोटोमस है, द्विभाजी शाखन होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो राइजोइड्स होंगी इसके ठीक नीचे की तरफ वहाँ पर सल्कें भी पाई जाएंगी, क्योंकि ये तो हमने क्या है एक तरह का जो पार्श्व साइड है इसकी वो देखी है। राइजोइड्स इसमें किस प्रकार के होते हैं, तो राइजोइड्स इसके अंदर देखिए जो राइजोइड्स हैं वो पाए जाते हैं गुल्लकीय प्रकार के, ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। राइजोइड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखते हैं ये राइजोइड्स हैं जैसे, ठीक है। तो इसके अंदर ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से ये जो राइजोइड्स होंगे ये हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, ठीक है। मार्केंसिया में ट्यूबरकुलेटेड होते हैं और रिक्सिया में ये चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, यानी स्मूथ वाल्ड भी, कुछ मार्केंसिया की जातियों में स्मूथ वाल्ड भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं थैलस की आंतरिक संरचना में। तो हम इसका देखिए अब एक टीएस निकालेंगे इस प्रकार से, ठीक है। टीएस में ये किस प्रकार का दिखाई देता है वो देखेंगे। आउटर में कैसे दिखाई देगा, आउटलाइन में, और आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है दोनों को देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जाति विशेष अगर देखा जाए तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फा, क्लियर। तो छोटा सा ही बना देता हूँ आउटलाइन तो, और बाकी हम देखेंगे बाद में। तो पहले आउटलाइन देखते हैं किस प्रकार की होती है इसकी। नीचे की तरफ जो हैं ये राइजोइड्स हैं, ठीक है। ये राइजोइड्स हो गए इसके। और ऊपर का जो भाग है, यानी ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ऊपर का भाग है, ऊपर का जो भाग है इसके अंदर इस प्रकार से चैम्बर से बने होते हैं, जो आप देख सकते हैं चैम्बर। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, सिर्फ समझने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं बस वो समझनी है हमें। ये इतने ही नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और ये हैं इसके रंध्र, ठीक है, इस प्रकार से ये इसके रंध्र हो गए, क्लियर। जो ये चैम्बर बने हुए हैं, इन चैम्बर के अंदर तंतु पाए जाते हैं और एसिमिलेटरी फिलामेंट कहते हैं उनको, ठीक है। इस प्रकार से ये एसिमिलेटरी फिलामेंट है। इस प्रकार से ये है एसिमिलेटरी फिलामेंट, ठीक है। तो ये है इसकी आउटलाइन, थैलस की आउटलाइन है। एसिमिलेटरी रीजन ऊपर वाला है और नीचे वाला स्टोरेज रीजन है, स्केल हैं, राइजोइड्स हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े स्केल और बना देते हैं एक साथ इसमें, ये स्केल हो गए इसके। तो इसको तो हम कहेंगे स्टोरेज रीजन, ये स्टोरेज रीजन है, यानी संचयन क्षेत्र, यानी भोजन का संचय यहाँ होता है। और भोजन का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। एसिमिलेटरी रीजन यानी स्वांगीकरण क्षेत्र। स्वांगीकरण का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होना और भोजन का निर्माण होना। तो यहाँ पर स्वांगीकरण क्षेत्र होता है, स्वांगीकरण क्षेत्र, ठीक है, जहाँ भोजन का निर्माण होगा। ये राइजोइड्स हैं और ये इसके ये कहलाते हैं इसके स्केल। ऊपर की ओर देखें तो ये इसके कहलाते हैं पॉर्स, या फिर इनको हम स्टोमेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। रंध्रीय पोर कह सकते हैं इनको, स्टोमेटा कह सकते हैं। हमने इसको देख लिया है एक आउटलाइन के रूप में, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है सेलुलर में। ये तो आउटलाइन है, लेकिन सेलुलर में कैसा दिखाई देगा वो और देख लेते हैं। तो देखिए सेलुलर,
ठीक है, 2 चैम्बर बना लिए हमने, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इससे नीचे एक और जो है एक और परत भी होती है। एसिमिलेटरी रीजन में 2 एपिडर्मिस एक तरह की पाई जाती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ होती है, अपर एपिडर्मिस के कई भाग होते हैं। नीचे की तरफ कॉर्टेक्स रीजन में कई भाग बन जाते हैं, स्टोरेज रीजन से ठीक ऊपर की तरफ। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर हमने जो बनाया है। अब ये इसकी नीचे की एपिडर्मिस नहीं है, ये है एपिडर्मिस ऊपर वाली के निचली परत। नीचे की एपिडर्मिस नीचे ही होती है, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ जो है ये एक एपिडर्मिस और आ जाती है, ये एपिडर्मिस। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, थोड़ा सा इसको जो है कैमरे को मैं थोड़ा सा नज़दीक दूर कर देता हूँ, अब दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर से इसको थोड़ा ऊपर बना ही देते हैं, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाग दिखने चाहिए, मुख्य मुद्दा ये है कि सारे भाग दिखने चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको और ऊपर बना देंगे, ये हमने बना दिया थोड़ा और ऊपर की तरफ, ताकि हमें नीचे के भाग भी दिखाई दे जाएं, राइजोइड स्केल वगैरह। तो राइजोइड्स इसके अंदर जो हैं, तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स हम बनाएंगे इसके अंदर। ट्यूबरकुलेटेड भी होते हैं, स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये जो हैं स्केल हो गए, राइजोइड्स और स्केल दोनों आ गए हैं, क्लियर। अब बीच का भाग यानी ये वाला, ये स्टोरेज रीजन है, लेकिन इससे ऊपर जो है एसिमिलेटरी रीजन होता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी रीजन कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। अब चैम्बर बन गए हैं, अब इनके अंदर हमें बनाने होते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से एसिमिलेटरी फिलामेंट। ये इसके एसिमिलेटरी फिलामेंट है। ठीक है, एसिमिलेटरी फिलामेंट। एसिमिलेटरी फिलामेंट जो हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कोशिकाओं में। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गए इसके। ठीक है, क्या क्लोरोप्लास्ट बाकी कोशिकाओं में भी होते हैं? तो ये नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर भी होते हैं। ये इसके हो गए। तो क्या बाकी में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इनमें भी होते हैं। तो क्या ऊपर वाली में नहीं होते? इसमें भी होते हैं। तो एयर पोर बन चुका है। इसके अलावा इसके अंदर
इसका एसिमिलेटरी रीजन बन चुका है। नीचे वाला ये वाला क्षेत्र बच गया है। इसकी कोशिकाएं कैसी हैं तो देख लेते हैं। इसमें बहुभुजी बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये है इसकी बहुभुजी कोशिकाएं। तो डायग्राम तैयार हो चुका है आंतरिक संरचना थैलस की। तो देखिए कौन कौन से भाग हैं। ये तो हैं एयर पोर, ये अपर एपिडर्मिस, इसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी रीजन, यानी स्वांगीकरण क्षेत्र। दो ही भाग होते हैं थैलस में मुख्य तौर पर, और ये कहलाता है स्टोरेज रीजन। यानी संचयन क्षेत्र। नीचे आ जाती हैं लोअर एपिडर्मिस, और इससे नीचे राइजोइड्स आ जाते हैं, स्केल आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे भाग इसके अंदर बन चुके हैं। अब कुछ क्या रह गया, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी फिलामेंट। क्लियर? ये जो हैं ये कहलाते हैं एयर चैम्बर। क्लियर? एयर चैम्बर। तो सारे भाग इसके अंदर बन चुके हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके इन भागों के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला भाग, सबसे पहली बात तो ये कि जो थैलस की आंतरिक संरचना है उसकी अनुप्रस्थ काट में हमें मुख्य तौर पर दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं, देते हैं। एक तो है इसका स्वांगीकरण क्षेत्र, ये वाला, और फिर नीचे आ जाता है ये वाला, ये इसका है स्टोरेज रीजन, जहाँ पर भोजन का संचय होता है। पहली बात तो ये कि दो भाग होते हैं इसमें। तो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो ये ऊपर वाला होता है। इसको एसिमिलेटरी रीजन या प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र या स्वांगीकरण क्षेत्र एक ही बात है। स्वांगीकरण क्षेत्र में सबसे ऊपर बाह्य त्वचा पाई जाती है। बाह्य त्वचा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर वायु रंध्र द्वारा ये विच्छिन्न रहती है। यानी इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, वायु रंध्र पाए जाते हैं गैसीय विनिमय के लिए। वायु रंध्र जटिल डोलकाकार कोशिका युक्त होती हैं। ठीक है, जो वायु रंध्र है उनमें डोलकाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एक वायु प्रकोष्ठ होता है, ये वाला है, ये वायु प्रकोष्ठ हो। तो ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे वायु प्रकोष्ठ एक क्षैतिज पंक्ति में लगे रहते हैं। ये पंक्तियों में इस प्रकार से लगे रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वायु प्रकोष्ठ। वायु प्रकोष्ठ जो हैं वो 2 से 6 उदक कोशिकाओं के पट द्वारा, ये इनके सेप्टा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेप्टम। 2 से 6 कोशिका युक्त इस प्रकार के पट बने होते हैं। तो वायु चैम्बर एक दूसरे से इन पटों द्वारा अलग रहते हैं। पटों में भी हरित लवक होते हैं, और इनके अंदर जो तंतु हैं उनके अंदर भी हरित लवक होते हैं। तो वायु प्रकोष्ठ में यानी एयर चैम्बर में 2 से 4 कोशिकीय या 6 कोशिकीय
शाखित प्रकाश संश्लेषी तंतु होते हैं, शाखित होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी 2 शाखाएं हैं, इसी तरह से इसमें भी 2 हैं। इस प्रकार से ये कैसे हैं, शाखित प्रकाश संश्लेषी तंतु हैं। इस पूरी संरचना में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। अगला जो भाग है इसका नंबर 2 भाग, वो है इसका संचयन क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के ठीक नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है संचयन क्षेत्र। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं और सभी मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये सारी कैसी कोशिकाएं हैं, मृदूत की हैं। थैलस की सभी कोशिकाएं मृदूत की होती हैं। इन कोशिकाओं में जो स्टोरेज रीजन है, इन कोशिकाओं में स्टार्च का संग्रहण होता है। कुछ कोशिकाओं में तेल बूंदें और श्लेष्मा भी पाया जाता है। तो कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती हैं, तेलीय बूंदें या फिर श्लेष्मा होती हैं। ये वेस्ट पदार्थ होते हैं जो कि एक कोशिका में, स्पेशल कोशिका में स्टोर कर लिए जाते हैं। थैलस की जो मध्य भाग की कोशिकाएं लंबी और जालिकावत स्थूलन वाली हो सकती हैं। थैलस की सबसे निचली परत निचली बाह्य त्वचा कहलाती है। ये सबसे निचली परत जो है वो निचली बाह्य त्वचा है। निचली बाह्य त्वचा पर मूलाभास और सल्कें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये है इस थैलस की आंतरिक संरचना, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अब देखते हैं इनमें कायिक जनन किस प्रकार से होता है। मार्केंशिया में थैलस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कायिक जनन थैलस की प्रगामी मृत्यु द्वारा या क्षय द्वारा होता है। पहला जो प्रकार है इसमें थैलस की प्रगामी मृत्यु का मतलब ये है कि पुराना भाग नष्ट होता रहता है और जैसे जैसे पुराना भाग नष्ट होता रहता है आगे का नया भाग बनता चला जाता है। तो जो क्षय है वो द्विभाजी शाखा के आधार पर पहुंच जाता है। तो पादप की 2 शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले इस थैलस का डायग्राम बनाया था उसमें अगर उसके किसी बीच वाले क्षेत्र में, जैसे मेरे हाथ की ये अंगुली है, ये मार्केंशिया का थैलस मान लो आप, और जो बीच में ये हैं ये इसकी शिराएं मान लो, तो अगर इस भाग में यहाँ पर कोशिकाएं नष्ट होनी शुरू हो गई हैं तो वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से शुरू होती होती वो क्या करती हैं, नीचे तक पहुँच जाती हैं और इसको थैलस को 2 भागों में बांट देती हैं। 2 भागों में बांटने से जो प्रत्येक शाखा है या प्रत्येक भाग है वो अलग से एक नया जो मार्केंशिया का थैलस है उसका निर्माण कर लेता है। दूसरा आता है इसमें अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तो कुछ ऐसे हैं मार्केंशिया की जातियां जिनके अंदर अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं। ध्यान रखना है, अपस्थानिक शाखाएं ऊपर वाली जो डोर्सल सरफेस है यहाँ से नहीं निकलती हैं, नीचे वाली जो वेंट्रल सरफेस है यहाँ से, इस तरह से जैसे पादपों में जड़ें निकलती हैं ना अपस्थानिक, उस तरह से शाखाएं निकल जाती हैं और ये शाखाएं फिर आगे वृद्धि कर लेती हैं और नए थैलस के रूप में, ठीक है, वृद्धि कर लेती हैं। जैसे पामेटा जो एक जाति है मार्केंशिया पामेटा की, उसमें इसी प्रकार से मार्केंशिया में कायिक जनन पाया जाता है। फिर है कंद द्वारा। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो थैलस, ये जैसे थैलस है तो किनारे पर क्या है, ऐसे किनारे पर कंदों का निर्माण होता है, जैसे छोटे छोटे कंद बन जाते हैं। वो कंद फिर मुख्य पादप से अलग होने के बाद अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के फिर क्या बना लेते हैं, एक नया थैलस बना लेते हैं। तो अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मार्केंशिया में बहुवर्षिता का साधन क्या है। तो मार्केंशिया में बहुवर्षिता का साधन क्या है, तो वो आपका जवाब होना चाहिए कंद होते हैं, ठीक है। ट्यूबर्स जो हैं वो पिरेनेशन का क्या होते हैं, बहुवर्षिता का क्या होते हैं, साधन होते हैं, ठीक है। फिर आता है गैमा का द्वारा। तो जो डोर्सल सरफेस है हमने शुरुआत में बनाई थी, जो ऊपर वाली सरफेस है, नीचे तो राइजोइड्स होते हैं, ऊपर वाली सरफेस पर आपको मैंने बना के बताया था कि गेमा या गेमा कप पाए जाते हैं। तो क्या वो गेमा कप कायिक जनन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे गेमा कप होते हैं। हम आगे इसकी एलएस की संरचना, जस्ट इसका अगला ही टॉपिक अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर गैमी का निर्माण होता है, ठीक है। और जो गैमी बनती है वो एक तरह से कायिक संरचना है और वो जब अलग हो जाती है, गेमा धानी के अंदर गेमी बनती है और जब वो अलग हो जाती है
पादप से या उस गेमा कप से, तो अलग होने के बाद उसमें अंकुरण हो जाता है और अंकुरण होने से एक नया मार्केशिया का थैलस बन जाता है। तो देखिए 4 प्रकार से कायिक जनन हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया इसके अंदर वो है थैलस की प्रगामी मृत्यु या फिर क्षय द्वारा। दूसरा अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तीसरा कंद द्वारा, कंद बहुवर्षिता के साधन हैं। और नंबर 4 है इसमें गेमा या गेमी द्वारा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है इन चारों में वो है गेमा कप में जब गेमी बनती है तो वो किस प्रकार से बनती है और फिर उससे किस प्रकार से जनन क्रिया संपन्न होती है, कायिक जनन क्रिया। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट इसमें देखिए हमने अब तक जो पढ़ा है मार्केशिया में, जो अब तक पढ़ा है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो मार्केशिया में उसकी 2 या 3 जातियों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्लासिफिकेशन इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर राइजोइड्स किस प्रकार की होती हैं वो पूछते हैं, और इसका थैलस, उसकी टीएस, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की हैं तो वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोनों 2 क्षेत्र ही आपको याद करने हैं, एसिमिलेटरी रीजन और दूसरा इसका जो नीचे वाला स्टोरेज रीजन है वो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और दोनों में विभेदन जो है कोशिकाओं में वो भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राइजोइड्स इसमें ट्यूबरकुलेटेड और जो स्मूथ राइजोइड्स हैं, ट्यूबरकुलेटेड इस तरह से मैंने बताया था बना करके, और एक स्मूथ होता है। ठीक है, तो उसमें लहरदार संरचना नहीं होती है, स्मूथ में बिल्कुल फ्लैट होता है। तो दोनों ही प्रकार के राइजोइड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। स्केल होते हैं, राइजोइड्स जो हैं उसकी वेंट्रल सरफेस पर होते हैं और डोर्सल सरफेस पर बाकी के भाग जैसे गेमा कप है, थैलस का मुख्य भाग है, और इसके अलावा आर्किगोनियोफोर, अगर स्त्री थैलस की बात की जाए तो आर्किगोनियोफोर, अगर नर थैलस की बात की जाए तो एंथ्रीडियोफोर उनके अंदर बनते हैं। ठीक है, जिनका जो तंतु होता है वो काफ़ी बड़ा लंबा होता है और उसके ऊपर की ओर जो है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का विकास होता है। तो मार्केशिया में हमने लगभग संरचना तक आ गए हैं, तो लगभग काम यूँ मान के चलें कि 20-30% काम इसका हो चुका है। कल हम इसके अंदर गेमा कप क्या है, गेमा कप में गेमी किस प्रकार से व्यवस्थित होती है और कौन से प्रकार की गेमी से कायिक जनन संपन्न होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।